नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की गहराई में उतर रहे हैं। नमस्कार। अक्सर कहते हैं ना कि प्रस्तावना किसी संविधान की पहचान या उसकी आत्मा होती है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, एन.ए. पालखीवाला, जो इतने बड़े कानून के जानकार थे, उन्होंने तो इसे संविधान का पहचान पत्र कहा था। सही कहा। इसमें कुछ तो खास बात होगी ही। निश्चित रूप से। प्रस्तावना वो खिड़की है, कह सकते हैं, जिससे हम संविधान के विशाल भवन के अंदर के मूल विचारों और इरादों को झांक सकते हैं। हाँ। ये चंद शब्द ही पूरे संविधान का दर्शन समेटे हुए हैं एक तरह से। और हमारी आज की ये जो पूरी बातचीत है, ये समझ बनाने की कोशिश, ये संविधान की प्रस्तावना एक सिंहावलोकन नाम के दस्तावेज के हिस्सों पर आधारित है। अच्छा। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रस्तावना आई कहाँ से, इसमें क्या क्या बदलाव हुए और सबसे जरूरी, इसके मायने क्या हैं हमारे लिए। हाँ, तो अगर इसकी जड़ों को देखें तो प्रस्तावना का जो विचार है वो असल में अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। अच्छा। अमेरिका से। हाँ। फिर कई देशों ने इसे अपनाया। भारत की प्रस्तावना का आधार बना पंडित नेहरू का उद्देश्य संकल्प, वो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। हाँ वही, जिसे संविधान सभा ने जनवरी 1947 में स्वीकार किया था। ये संकल्प हमारे संविधान निर्माताओं के सपनों का एक खाका था। और फिर एक बड़ा पड़ाव आया 1976 में। जी। 42nd संविधान संशोधन ने इसमें 3 नए शब्द जोड़ दिए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। हाँ, और इन शब्दों पर काफी बहस भी होती है, आज तक होती है। बिल्कुल। और यही हमारी आज की पड़ताल का मकसद है। हाँ। प्रस्तावना के आधार क्या है, इसके ये जो भारी भरकम शब्द हैं, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इनका असली मतलब क्या है। हाँ। मतलब रोजमर्रा की भाषा में क्या समझें। बिल्कुल। और ये महत्वपूर्ण क्यों है, और क्या ये वाकई संविधान का हिस्सा है या सिर्फ एक, कह लीजिए, सजावटी भूमिका निभाती है। चलिए तो फिर इस पहचान पत्र को खोलते हैं। शुरुआत होती है हम भारत के लोक से। ये शब्द ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली लगते हैं। बहुत ज्यादा। फिर भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का इरादा। और लक्ष्य है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। और अंत में वो तारीख 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमने इसे अपनाया। हाँ, तो इन शब्दों से 4 बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? भारत के लोगों से। सीधा जवाब, भारत के लोगों से। दूसरी, भारत देश का चरित्र कैसा होगा? संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सही। तीसरी, संविधान चाहता क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता स्थापित करना। और चौथी, ये अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949। हाँ, अपनाया गया इस दिन, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। ये तो हुई इसकी रूपरेखा। अब आते हैं इसके शब्दों पर, जिनका वजन बहुत ज्यादा है। पहला शब्द सॉवरेन, संप्रभु। सुनने में भारी लगता है। इसका असल मतलब क्या है? देखिए, संप्रभु यानी भारत अब किसी बाहरी ताकत के अधीन नहीं है, न तो किसी देश पर निर्भर, न ही किसी का डोमिनियन। डोमिनियन मतलब जैसे ब्रिटिश राज में था? हाँ बिल्कुल। डोमिनियन मतलब ऐसा राज्य जिस पर किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण हो। तो अब भारत वैसा नहीं है। भारत अपने फैसले खुद लेने के लिए पूरी तरह आजाद है। चाहे वो घर के मामले हों या दुनिया के साथ रिश्ते? बिल्कुल, अंदरूनी हो या बाहरी, सारे फैसले भारत खुद लेगा। लेकिन एक सवाल मन में आता है। 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ का सदस्य बने रहने का फैसला किया था। हाँ। और उसका प्रमुख तकनीकी रूप से तो ब्रिटिश सम्राट होता है। तो क्या इससे हमारी संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आई? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और उस समय भी उठा था, पर इसका जवाब है नहीं। अच्छा। कैसे? जैसा पंडित नेहरू ने 1949 में साफ किया था, राष्ट्रमंडल की सदस्यता एक स्वैच्छिक समझौता है, पूरी तरह से स्वतंत्र इच्छा का। मतलब हम जब चाहें छोड़ सकते हैं? बिल्कुल, भारत जब चाहे इसे छोड़ सकता है। ये कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की सदस्यता भी हमारी संप्रभुता को कम नहीं करती। और संप्रभु होने का एक और मतलब ये भी है कि भारत अगर चाहे तो किसी दूसरे देश की जमीन का अधिग्रहण कर सकता है। अच्छा। या अपनी जमीन का कोई हिस्सा किसी और देश को दे सकता है, जैसा कि कुछ सीमा समझौतों में हुआ भी है। ठीक है, तो संप्रभुता का मतलब है पूरी आजादी,
अपने फैसले खुद लेने की ताकत। एकदम सही। अब अगला शब्द है समाजवादी, सोशलिस्ट। ये तो 1976 में 42वें संशोधन से जोड़ा गया। जी तो क्या 1976 से पहले भारत समाजवादी नहीं था? क्या मतलब निकालें इसका? देखिए, शब्द भले ही बाद में जोड़ा गया, लेकिन समाजवाद की जो भावना है वो संविधान में कह सकते हैं पहले से मौजूद थी। कहाँ पर? खास तौर पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। उनमें कई बातें ऐसी थीं जो समाजवादी सोच दिखाती थीं। अपने अवार्डी अधिवेशन में समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना का संकल्प ले लिया था। पर भारत का समाजवाद किस तरह का है? क्या ये वैसा है जैसा मान लीजिए चीन या पूर्व सोवियत संघ में था, या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो साम्यवादी समाजवाद या राज्य समाजवाद कहलाता है। उसमें क्या होता है? उसमें उत्पादन के सारे साधन, मतलब फैक्ट्रियां, जमीन, सब सरकार के हाथ में होते हैं और निजी संपत्ति लगभग खत्म कर दी जाती है। और भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद का रास्ता चुना। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब? यानी सरकारी और निजी दोनों तरह के उद्योग साथ साथ चलते हैं, पब्लिक सेक्टर भी, प्राइवेट सेक्टर भी। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी व्याख्या की है। कहा है कि इसका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को खत्म करना है। तो ये किस विचारधारा के ज्यादा करीब है? कह सकते हैं कि ये मार्क्सवाद और गांधीवाद का एक अनोखा मिश्रण है, जिसमें झुकाव शायद गांधीवादी सोच की तरफ ज्यादा है। लेकिन फिर 1991 में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, मतलब एलपीजी रिफॉर्म्स आए। हाँ। क्या इसने भारत के समाजवादी चरित्र को मतलब कमजोर या धुंधला नहीं किया? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और इस पर काफी बहस होती है। कई मानते हैं कि 1991 की नीतियों के बाद राज्य की भूमिका बदली है और समाजवादी शब्द की जो पारंपरिक व्याख्या थी वो शायद अब उतनी सटीक नहीं बैठती। या शायद उसकी व्याख्या बदल गई है? हाँ, या ये कह सकते हैं कि उसकी व्याख्या आज के संदर्भ में अलग तरह से करनी होगी। ठीक है। समाजवाद के बाद आता है पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। हाँ, ये भी 1976 में ही जोड़ा गया। जी, ये भी 42वें संशोधन से आया। इसके क्या मायने हैं? क्या इसका मतलब है कि राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में ही कह दिया था कि भले ही यह शब्द प्रस्तावना में न लिखा हो, संविधान बनाने वालों का इरादा एक पंथ निरपेक्ष राज्य बनाने का ही था। अच्छा, पहले से ही? हाँ, जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, अनुच्छेद 25 से 28 तक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, हाँ, वो इसी पंथ निरपेक्ष सोच का सबूत है। और भारत में पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या पश्चिमी देशों जैसा है जहां कहते हैं चर्च और स्टेट बिल्कुल अलग हैं? थोड़ा अलग है। भारत का मॉडल सकारात्मक पंथ निरपेक्षता कहलाता है। सकारात्मक पंथ निरपेक्षता? हाँ, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये नहीं कि राज्य धर्म से बिल्कुल कट गया है, बल्कि राज्य सभी धर्मों का समान आदर करता है। अच्छा, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता। देश का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। मतलब भारत एक हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। बिल्कुल नहीं। सभी धर्मों को, चाहे उनके मानने वाले कम हों या ज्यादा, बराबर का दर्जा मिलेगा और राज्य से बराबर का समर्थन मिलेगा, अगर राज्य कोई समर्थन देता है तो। ये स्पष्ट हुआ। अब आते हैं लोकतंत्रात्मक पर। इसका सीधा मतलब तो है लोगों का शासन। हाँ, लोकतंत्र का आधार है लोकप्रिय संप्रभुता, यानी असली सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। और लोकतंत्र कितने तरह का होता है? मोटे तौर पर 2 तरह का। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र। वो कहाँ है? जैसे स्विट्जरलैंड में, वहां नागरिक कई बार सीधे कानून बनाने या फैसले लेने में हिस्सा लेते हैं। कैसे? कुछ तरीके हैं, जैसे जनमत संग्रह, इनिशिएटिव, प्रत्यावर्तन वगैरह। और भारत में हमने कौन सा रास्ता चुना? हमने अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया है। मतलब हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, सांसद, विधायक, और वो हमारी तरफ से सरकार चलाते हैं और कानून बनाते हैं। और ये संसदीय लोकतंत्र है ना? हाँ, ये संसदीय लोकतंत्र है। इसमें कार्यपालिका यानी सरकार अपनी नीतियों और कामों के लिए विधायिका यानी संसद के प्रति जवाबदेह होती है। और इसके क्या सबूत हैं कि भारत लोकतांत्रिक है? कई चीजें हैं। नियमित चुनाव होते हैं, सबको वोट डालने का अधिकार है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कानून का राज है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये सब भारत के लोकतांत्रिक चरित्र को दर्शाते हैं। क्या प्रस्तावना में लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालने और सरकार चुनने तक ही सीमित है, या कुछ और भी है? नहीं, इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है।
इसमें सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, ये क्या है? इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में अपने आखिरी भाषण में 25 नवंबर 1949 को बहुत जोर दिया था। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है, टिक नहीं सकता, जब तक उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र ना हो। और सामाजिक लोकतंत्र का मतलब क्या बताया उन्होंने? उसका मतलब है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को जीवन जीने का सिद्धांत बनाना। उन्हें अलग अलग नहीं देखना। उन्होंने इन्हें एक त्रिमूर्ति कहा था, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। एक के बिना बाकी दो अधूरे हैं। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी 1997 में दोहराया कि संविधान का लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र नहीं बल्कि एक समतावादी समाज बनाना है, जहां हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। बहुत खूब। अगला शब्द है गणराज्य, रिपब्लिक। लोकतंत्र और गणराज्य में क्या फर्क है? अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन होता है। देखिए, लोकतांत्रिक देश राजतंत्र भी हो सकता है। जैसे ब्रिटेन, वहाँ लोकतंत्र तो है पर राष्ट्राध्यक्ष यानी राजा या रानी वो वंशानुगत होते हैं, चुने नहीं जाते। अच्छा। लेकिन गणराज्य में राष्ट्राध्यक्ष हमेशा चुनावा होता है, चाहे सीधे जनता द्वारा या अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे अमेरिका और भारत। बिल्कुल, अमेरिका और भारत दोनों गणराज्य हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति सीधे तौर पे इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से चुने जाते हैं, भारत में अप्रत्यक्ष रूप से। तो भारत की गणराज्य होने का मतलब हुआ कि हमारे राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति चुने जाते हैं, वंशानुगत नहीं है। एकदम सही। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि यानी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और क्या गणराज्य होने का कोई और मतलब भी है? हाँ, 2 और महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, राजनीतिक सत्ता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा में नहीं बल्कि जनता में निहित है। दूसरा, किसी को जन्म के आधार पर कोई खास अधिकार या पद नहीं मिलता, मतलब कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है। सभी सार्वजनिक पद हर नागरिक के लिए बिना किसी भेदभाव के खुले हैं। चलिए अब उन महान उद्देश्यों पर आते हैं जिन्हें प्रस्तावना हासिल करना चाहती है। पहला है न्याय, जस्टिस। हाँ, इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। इनका मतलब क्या है? हाँ, ये तीनों तरह के न्याय हमारे मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के जरिए सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। पहले सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म वगैरह के आधार पर कोई भेदभाव न हो। सबके साथ समान व्यवहार। हाँ, किसी वर्ग को खास रियायतें ना मिलें। और जो पिछड़े वर्ग हैं, SC, ST, OBC और महिलाएं, उनकी स्थिति सुधारी जाए। और आर्थिक न्याय? इसका मतलब है कि आर्थिक आधार पर लोगों में भेदभाव न हो। जो धन, आय और संपत्ति की बड़ी बड़ी असमानताएं हैं, उन्हें कम करने की कोशिश की जाए। क्या इसे कुछ और भी कहते हैं? जब सामाजिक और आर्थिक न्याय को मिला दिया जाता है तो उसे कभी-कभी वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी कहते हैं। मतलब समाज में संसाधनों और अवसरों का उचित बंटवारा हो। और तीसरा, राजनीतिक न्याय। इसका सीधा मतलब है सभी नागरिकों को बराबर राजनीतिक अधिकार मिले। जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी पदों तक पहुंचने का समान अवसर और सरकार में अपनी बात रखने का समान अवसर। ये न्याय का जो पूरा विचार है, क्या ये कहीं से प्रेरित है? हाँ, माना जाता है कि ये जो त्रिमूर्ति है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित है। अच्छा, न्याय के बाद है स्वतंत्रता, लिबर्टी, आजादी। इसका क्या मतलब है यहाँ? यहाँ स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ मनमानी करने की छूट नहीं है। तो फिर क्या है? इसके 2 पहलू हैं। एक तो व्यक्ति की गतिविधियों पर बेवजह की रोक-टोक न हो, नकारात्मक पहलू। और दूसरा ज्यादा सकारात्मक, मतलब है कि हर व्यक्ति को अपनी शख्सियत का, अपने व्यक्तित्व का विकास करने के पूरे अवसर मिलें। प्रस्तावना किन स्वतंत्रताओं की बात करती है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये हमारे मौलिक अधिकार भी हैं। और अगर इनका हनन हो तो हम सीधे अदालत जा सकते हैं इन्हें लागू करवाने के लिए। ये न्यायिक हैं। तो क्या ये स्वतंत्रता असीमित है? मतलब जो चाहे बोलें, जो चाहे करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये योग्य स्वतंत्रता है,
पूर्ण नहीं है। मतलब इस पर सीमाएं हैं। हाँ, संविधान खुद ही इस पर कुछ उचित सीमाएं लगाता है, जैसे देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, मानहानि आदि के हित में। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के ये आदर्श कहाँ से आए? माना जाता है कि ये फ्रांसीसी क्रांति 1789-1799 की देन है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। सही। स्वतंत्रता के बाद आता है समता। इक्वालिटी, समता। इसका क्या मतलब है? समता का मतलब है कि समाज के किसी भी वर्ग को कोई खास दर्जा या विशेषाधिकार न मिले और हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने के बराबर अवसर मिले। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा, स्टेटस और अवसर, अपॉर्चुनिटी की समानता की बात कही गई है। इसके भी क्या अलग-अलग पहलू हैं? हाँ, इसके भी 3 आयाम या पहलू कह सकते हैं: नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक समता। संविधान में इन्हें कैसे पक्का किया गया है, नागरिक समता को? नागरिक समानता के लिए तो कई मौलिक अधिकार हैं, जैसे कानून के सामने सब बराबर हैं, अनुच्छेद 14। हाँ। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव की मनाही है, अनुच्छेद 15। सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता है, अनुच्छेद 16। छुआछूत का अंत किया गया है, अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत किया गया है। ये सब नागरिक समता हुई। और राजनीतिक समता? राजनीतिक समता के लिए जैसे अनुच्छेद 325 कहता है कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने में धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा। और अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार, एडल्ट सफ्रेज के आधार पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात करता है। मतलब एक उम्र के बाद सबको वोट देने का अधिकार। और आर्थिक समता, क्या वो भी मौलिक अधिकार है? नहीं, आर्थिक समता सीधे तौर पर मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसकी बात है। जैसे अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य कोशिश करेगा कि पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के समान साधन मिले और समान काम के लिए समान वेतन मिले। तो ये हुई समता। और आखिरी उद्देश्य है बंधुता, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। हाँ, बंधुता, भाईचारे की भावना। ये कैसे सुनिश्चित होगा? संविधान इसके लिए क्या करता है? संविधान इसे एकल नागरिकता के जरिए बढ़ावा देता है। हम सब पहले भारतीय हैं, फिर किसी राज्य के वासी या किसी समुदाय के सदस्य। और हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। अनुच्छेद 51A, उनमें एक कर्तव्य ये भी है कि हर नागरिक भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे। प्रस्तावना ये भी कहती है कि बंधुता को 2 चीजें सुनिश्चित करनी है: व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। बिल्कुल। अखंडता शब्द याद है? 1976 में 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। हाँ, व्यक्ति की गरिमा का क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है कि हर इंसान महत्वपूर्ण है, उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। ये बात हमारे मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में कई जगह झलकती है। किसी ने इस पर कुछ कहा था? हाँ, के.एम. मुंशी, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा था कि संविधान सिर्फ भौतिक तरक्की नहीं चाहता, बल्कि ये भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है, और मौलिक कर्तव्य महिलाओं की गरिमा की रक्षा की भी बात करते हैं। और राष्ट्र की एकता और अखंडता। इसका मतलब सिर्फ देश की भौगोलिक सीमाओं की रक्षा करना ही नहीं है, बल्कि लोगों के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव, एक अपनेपन की भावना पैदा करना भी है। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि राज्यों को देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये संघ टूट नहीं सकता। तो बंधुता का लक्ष्य है उन बाधाओं को दूर करना जो देश को तोड़ सकती हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, अलगाववाद, इन सबको हटाकर भाईचारा बढ़ाना। इन सब बातों को समझने के बाद अब ये सवाल उठता है कि आखिर इस प्रस्तावना का कुल मिलाकर महत्व क्या है? ये इतनी अहम क्यों मानी जाती है? इसका महत्व बहुत गहरा है, कई परतों में है। सबसे पहले तो ये वो आईना है जिसमें संविधान का मूल दर्शन और उसके बुनियादी मूल्य, राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक, सब दिखाई देते हैं। संविधान का सार एक तरह से। हाँ बिल्कुल, ये संविधान बनाने वालों की सोच, उनके सपनों और उनकी उम्मीदों का निचोड़ है। कई बड़े नामों ने इसकी तारीफ में बहुत कुछ कहा, जैसा आपने शुरू में बताया। हाँ, बहुत लोगों ने, जैसे सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, संविधान सभा के सदस्य। उन्होंने कहा, हमारी प्रस्तावना वो व्यक्त करती है जिसके बारे में हमने इतने लंबे समय से सोचा या सपना देखा था।
के.एम. मुंशी ने इसे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा, हॉरोस्कोप। कुंडली, दिलचस्प। हाँ, और पंडित ठाकुरदास भार्गव ने तो बहुत ही भावुक होकर कहा था कि प्रस्तावना संविधान का सबसे अनमोल हिस्सा है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान में जड़ा हुआ एक रत्न है, और कहा कि यह एक उचित पैमाना है जिससे कोई भी संविधान की कीमत आंक सकता है। वाह, और एक अंग्रेज विचारक का भी जिक्र आता है। हाँ, सर अर्नेस्ट बार्कर। वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का कीनोट कहा और अपनी मशहूर किताब प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत में इसे पूरा का पूरा कोट किया। कमाल है। और हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला, उन्होंने इसकी तुलना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से की, लेकिन कहा कि ये उससे भी बढ़कर है। ये सिर्फ घोषणा नहीं, ये हमारे संविधान की आत्मा है जो हमारे राजनीतिक समाज का पूरा खाका तैयार करती है। इतना ज्यादा महत्व, लेकिन फिर भी एक बड़ा कानूनी सवाल हमेशा रहा है, और शायद अब भी कुछ हद तक है। क्या प्रस्तावना असल में संविधान का हिस्सा है, या ये सिर्फ एक परिचय है जिसकी कोई कानूनी ताकत नहीं? हाँ, ये सवाल अदालतों में लंबे समय तक बहस का विषय रहा। तो क्या स्थिति थी पहले? पहले 1960 में एक मामला आया था, बेरूबारी यूनियन मामला। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान बनाने वालों के इरादों को समझने की कुंजी तो है, उनके दिमाग की चाबी है, लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं है। अच्छा, तो पहले माना गया कि ये हिस्सा नहीं है। हाँ, 1960 में। लेकिन ये आखिरी फैसला नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1973 में वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला आया। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पिछला फैसला पलट दिया। कोर्ट ने साफ तौर पर माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो 1973 से ये तय हो गया कि ये हिस्सा है। हाँ, कोर्ट ने ये भी कहा कि इसका बहुत ज्यादा महत्व है और पूरे संविधान को प्रस्तावना में लिखी जो भव्य दृष्टि है उसी के प्रकाश में पढ़ा और समझा जाना चाहिए। और इसके बाद भी क्या कोर्ट ने इस पे कुछ कहा? हाँ, 1995 में LIC ऑफ इंडिया मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यही बात दोहराई कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट। और क्या संविधान सभा ने इसे संविधान के हिस्से के तौर पर ही अपनाया था? उनकी क्या मंशा थी? हाँ, ये जानना भी बहुत रोचक है। प्रस्तावना को संविधान सभा ने बाकी पूरा संविधान बन जाने के बाद में अपनाया था। बाद में? ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए किया गया ताकि ये पक्का हो सके कि प्रस्तावना वही कह रही है जो संविधान कह रहा है, दोनों में कोई विरोधाभास ना हो। जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने इसे वोट के लिए रखा तो सवाल यही पूछा गया था, प्रश्न यह है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा बने, और प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तो मतलब संविधान बनाने वाले भी इसे हिस्सा ही मानते थे? हाँ, ऐसा ही लगता है। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट की राय है वो एक तरह से संविधान निर्माताओं की मंशा के अनुरूप ही है। लेकिन इसके साथ कुछ और बातें भी जुड़ी हैं। हाँ, 2 बातें याद रखनी बहुत जरूरी हैं। पहला, प्रस्तावना न तो विधायिका यानी संसद या विधानसभाओं को कोई शक्ति देती है और न ही उनकी शक्तियों पर कोई रोक लगाती है। ये शक्ति का स्रोत नहीं है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा, ये गैर न्यायिक है, नॉन जस्टिसेबल है। गैर न्यायिक मतलब आप सिर्फ प्रस्तावना में लिखी किसी बात के आधार पर अदालत जाकर ये नहीं कह सकते कि इसे लागू करवाइए। जैसे आप मौलिक अधिकारों के हनन पर जा सकते हैं, वैसे प्रस्तावना के लिए नहीं जा सकते। तो अगर ये संविधान का हिस्सा है तो क्या इसमें बदलाव यानी संशोधन किया जा सकता है, जैसे बाकी संविधान में होता है अनुच्छेद 368 के तहत? यही सवाल केशवानंद भारती मामले 1973 में बहुत जोर शोर से उठा था। क्या दलीलें थी? अनुच्छेद 368 की जो संशोधन करने की शक्ति है, उसका इस्तेमाल संविधान की मूल विशेषताओं या बुनियादी ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता। और बुनियादी ढांचा कहाँ से पता चलेगा? दलील थी कि ये मूल विशेषताएं प्रस्तावना में ही झलकती हैं। प्रस्तावना ही तो संविधान का आधार है। तो कोर्ट ने क्या तय किया? क्या प्रस्तावना बदली जा सकती है? कोर्ट ने माना कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। अच्छा, तो बदला जा सकता है? हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त लगा दी। क्या शर्त? शर्त ये कि संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे संविधान का बुनियादी ढांचा ही नष्ट हो जाए। बुनियादी ढांचा मतलब संविधान की वो नींव, वो मूलभूत सिद्धांत जिन पर पूरा संविधान टिका है, जैसे लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, कानून का शासन, शक्तियों का बंटवारा वगैरह। कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में जो बुनियादी बातें लिखी हैं, हमारा संविधान उन्हीं पर खड़ा है। अगर उन्हें ही हटा दिया गया तो संविधान ही नहीं बचेगा, वो कुछ और बन जाएगा। तो क्या इसमें कभी संशोधन हुआ है?
हाँ, सिर्फ एक बार आज तक। कब? 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए। वही जिसमें वो 3 शब्द जोड़े गए। हाँ, बिल्कुल। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द इसी संशोधन से प्रस्तावना में जोड़े गए थे और इस संशोधन को कोर्ट ने बाद में वैध माना, क्योंकि माना गया कि इन शब्दों को जोड़ने से बुनियादी ढांचा नष्ट नहीं हुआ, बल्कि शायद मजबूत ही हुआ। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना हमारे संविधान की नींव भी है, पहचान भी है और रास्ता दिखाने वाला एक तरह का ध्रुव तारा भी है। बहुत सुंदर कहा आपने, बिल्कुल। ये बताती है कि हम भारत के लोग कैसा देश बनाना चाहते थे और किन महान आदर्शों, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता को हम हासिल करना चाहते हैं। और ये सिर्फ एक दस्तावेज का टुकड़ा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और भले ही आप इसे सीधे अदालत में ले जाकर लागू नहीं करवा सकते, सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान का अभिन्न अंग माना है और इसकी मूल विशेषताओं को तो संसद की संशोधन करने की शक्ति से भी ऊपर रख दिया है। तो ये संविधान की व्याख्या करने में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। जब भी संविधान के किसी प्रावधान का अर्थ स्पष्ट ना हो, तो प्रस्तावना की ओर देखा जाता है। वाकई इन चंद पंक्तियों में कितना कुछ समाया है। चलिए, जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जिस पर वो सोच विचार कर सकें। जरूर। सवाल ये हो सकता है कि 1976 में जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए, क्या आज के भारत में उनके वही मायने हैं जो तब सोचे गए थे, या समय के साथ उनकी व्याख्या बदल गई है, या शायद बदलनी चाहिए? ये एक अच्छा सवाल है। या ये भी सोच सकते हैं कि अगर प्रस्तावना अदालत में सीधे लागू नहीं हो सकती, तो असल जिंदगी में, व्यवहार में ये कितनी ताकतवर है। बिल्कुल, सोचने के लिए काफी कुछ है। विचार जरूर कीजिएगा।